फिल्म की शुरुआत खुले समंदर से होती है। जेनी नाम की एक लड़की लहरों के साथ बहती हुई एक वीरान आइलैंड के किनारे आती है। उसके साथ उसका दोस्त जॉन भी बहकर आया होता है, लेकिन उसकी कमर से नीचे की बॉडी को किसी समुद्री जानवर ने बुरी तरह से खा लिया था। जॉन की सांसें चल रही थीं, पर कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। जेनी अब इस आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली है। जेनी मन में, मुझे यहां से निकलना होगा। वो जॉन की बॉडी को वहीं छोड़कर रात होने से पहले खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए आइलैंड को खोजने निकल पड़ती है। आइलैंड पूरी तरह से वीरान है। दूर दूर तक इंसान या बस्ती का कोई नामो निशान नहीं है। जेनी को एहसास हो जाता है कि वो फंस चुकी है। घूमते हुए उसे एक जगह पर रेत में दबा हुआ एक बैकपैक मिलता है। बैग में एक महिला का पर्स, बच्चों का कुछ सामान और एक पुरानी दवा होती है जिस पर सालों पुरानी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जेनी को अंदाजा होता है कि बहुत पहले यहाँ कोई और भी आया होगा। उसे बैग में एक माचिस भी मिलती है जिसे वो सावधानी से अपने पास रख लेती है। समुंदर के किनारे लौटते समय जेनी की नजर एक बड़े खोखले पेड़ पर पड़ती है। जेनी मन में, ये रात में शेल्टर का काम कर सकता है। वो अपनी पहली रात इसी खोखले पेड़ के अंदर बिताती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि समुंदर की लहरें किनारे पर कई मछलियां बहाकर ले आई हैं। इन मछलियों में एक छोटी शार्क भी शामिल थी जिसका आधा शरीर किसी अनजान जानवर ने खा लिया था। ये खौफनाक नज़ारा जेनी को और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। जेनी फुसफुसाते हुए, यहाँ सिर्फ अकेलापन नहीं है, कोई खतरा भी है। वो खाने के लिए मछलियों को इकट्ठा करती है। मछलियां इकट्ठा करते समय जेनी की नज़र एक अजीब जगह पर पड़ती है जहां 3 लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। ये देखकर वो भावुक हो जाती है और अपने दोस्त जॉन के लिए भी एक कब्र खोदकर उसे दफना देती है। अगले दिन जब जेनी आइलैंड का मुआयना कर रही होती है तो उसे एक और भी खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। जॉन की कब्र खुदी हुई है। किसी ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया था और उसका आधा शरीर खाया हुआ था। ये देखकर जेनी डर के मारे कांपने लगती है। जेनी घबराकर, ये किसका काम हो सकता है? डर के बावजूद जेनी खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी उठाती है और उसे नुकीला बनाकर अपना हथियार तैयार करती है। वो उस जानवर का इंतजार करने के लिए रात भर समुद्र के किनारे बैठी रहती है, लेकिन पूरी रात वो रहस्यमय जानवर वहां नहीं आता। अगली सुबह जेनी की आंख खुलती है और वो समुद्र में बहता हुआ एक सूटकेस देखती है। वो पानी में उतरकर उसे किनारे तक खींच लाती है। जैसे ही वो सूटकेस उठाती है, उसे पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो गहराई में झांकती है तो उसे एक विशाल और रहस्यमय हॉल दिखाई देता है। बाहर आकर जेनी उत्सुकता से सूटकेस खुलती है। उसके अंदर से कुछ कपड़े और जूते निकलते हैं जिन्हें वो तुरंत पहन लेती है। रात में जेनी उस सामान को खंगालने लगती है। सामान में से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलती हैं। तस्वीरें देखकर वो समझ जाती है कि ये एक परिवार का सामान है जो यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, माता पिता और उनके 2 बच्चे। तभी अचानक एक प्लेन जेनी के ऊपर से गुजरता है। हाँ, वो तुरंत अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन अफसोस तब तक प्लेन दूर जा चुका होता है। फ्लेयर की रोशनी जब आसमान से नीचे गिरती है तो उसकी परछाई में एक अजीब और डरावना क्रीचर नजर आता है। ये देखकर जेनी बुरी तरह डर जाती है। वो डर के मारे आइलैंड की तरफ भागती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। वो डरावना क्रीचर जेनी को ढूंढने के लिए उस जगह तक पहुंच जाता है। जेनी सहमी हुई पूरी रात वहीं छिपी रहती है। सुबह होते ही जेनी फिर से उन तस्वीरों को देखने लगती है। तभी एक तस्वीर में उसे झाड़ियों के बीच 2 चमकती हुई आंखें दिखती हैं। जेनी समझते हुए, यह वही क्रीचर है जिसे मैंने पिछली रात देखा था। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि शायद इसी ने उस परिवार को खत्म कर दिया होगा। डर से कांपती जेनी अब किसी भी तरह इस आइलैंड से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती है। वो सूटकेस को खोलती है और उसमें मिली लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। वो सूटकेस में बैठकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पलट जाता है। जेनी हताश, प्लान फेल हो गया। वो दोबारा उसी आइलैंड पर लौट आती है। जेनी को खुद को उस खतरनाक क्रीचर से बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। उसे कहानी की शुरुआत वाला गिरा हुआ पेड़ याद आता है। रात होते ही क्रीचर फिर से वहां पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि जेनी पेड़ के भीतर छिपी हुई है। वो पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और थक हार कर लौट जाता है। अगली सुबह जेनी पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि क्रीचर ने रात भर पेड़ पर वार किए थे, जिससे वो कई जगह से कमजोर हो गया था। अब उसके वहां सुरक्षित रहना मुश्किल लगने लगा। जेनी एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़कर उन्हें एक पेड़ पर टांग देती है ताकि रात में क्रीचर मछलियों को खाकर लौट जाए और उसकी जान बच जाए। अगली सुबह जेनी देखती है कि उसका प्लान काम कर गया है।
क्रीचर ने मछलियों को खाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी उसकी नज़र समुंदर के किनारे बहकर आई एक सड़ी हुई बॉडी पर पड़ती है। जेनी के दिमाग में आइडिया आता है, इसे भी टांगना होगा। वो उस सड़ी हुई बॉडी को भी पेड़ पर टांग देती है ताकि अगली बार क्रीचर उसे ही खा ले। आज रात के लिए वो एक गड्ढा बनाती है और उसमें छिपकर क्रीचर के आने का इंतजार करती है। रात को क्रीचर वहां आता है और जेनी पहली बार उसे साफ साफ देख पाती है। वो बेहद डरावना दिखता है। वो यहां आकर उस सड़ी हुई बॉडी को खा जाता है। तभी जेनी को अपने पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो पलटकर देखती है, उसे क्रीचर के पैर नजर आते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेती है। अगले सुबह जेनी खुद के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला करती है। उसने पिछली रात क्रीचर की लंबाई देखी थी, इसलिए वो पेड़ के ऊपर एक झूला बनाती है और उसमें बैठ जाती है। रात होते ही क्रीचर फिर वापस आ जाता है। उसे जेनी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। क्रीचर के झटकों से झूला टूट जाता है और जेनी नीचे गिर जाती है। वो घबराकर भागने लगती है, लेकिन क्रीचर उसका पीछा करता है। भागते हुए जेनी देखती है कि वो क्रीचर जमीन की तुलना में पानी में तेज दौड़ सकता है। पल भर में वो क्रीचर जेनी के सामने आ खड़ा होता है। अपनी जान बचाने के लिए जेनी पास पड़ी लकड़ी का औजार उठाकर उसके पेट में घुसा देती है। क्रीचर गुस्से में जेनी को उठाकर पानी में फेंक देता है। किसी तरह खुद को संभालकर जेनी पानी से बाहर आती है और पास के एक पेड़ पर जाके छिप जाती है। अगली सुबह जब जेनी उठती है तो देखती है कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। दर्द के बावजूद वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। तभी उसकी नज़र दूर एक राफ्ट पर पड़ती है। राफ्ट पर उसके दो दोस्त ड्यूक और मिया होते हैं, जो किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुँचे थे। उन्हें देखकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों राफ्ट से उतरकर जेनी के पास आते हैं और वो उन्हें कुछ मछलियाँ खाने के लिए देती है। जेनी उनसे उस खतरनाक क्रीचर का जिक्र करती है। जेनी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ फंसी हुई हूँ। लेकिन ड्यूक और मिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। ड्यूक, हम 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और बड़ी मुश्किल से ये आइलैंड मिला है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अपनी बात मनवाने के लिए जेनी उन्हें वो पुरानी तस्वीरें दिखाती है जिनमें क्रीचर साफ नजर आ रहा था। इसके बावजूद दोनों उस पर विश्वास नहीं करते और रुकने का फैसला करते हैं। जेनी समझ जाती है कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो उनकी राफ्ट चुराकर भागने का प्लान बनाती है। जेनी उनकी राफ्ट लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक और मिया उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गुस्से में मिया जेनी पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब जेनी की आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। अब तक रात हो चुकी थी। जेनी ड्यूक से गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ने की विनती करती है, लेकिन ड्यूक और मिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसके बाद मिया आइलैंड का जायजा लेने के लिए अकेले निकलती है, जबकि ड्यूक जेनी के पास रुकता है। मिया वॉक करते हुए पानी के पास पहुंचती है, तभी क्रीचर अचानक पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। मिया की चीख सुनकर ड्यूक भागते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक क्रीचर उसे पानी में खींचकर उसे मार डालता है। ये देख ड्यूक बुरी तरह डर जाता है और पास के एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। सुबह होने पर भी ड्यूक पेड़ से नीचे नहीं उतरता। जेनी, वो क्रीचर सिर्फ रात में आता है, दिन में हमें कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर ड्यूक पेड़ से नीचे उतरता है। जेनी, हमें जल्दी से इस आइलैंड से निकलना होगा। ड्यूक अब उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कुछ मछलियां और नारियल और जरूरी सामान राफ्ट में रखते हैं। जेनी, हम रात होने से पहले इस आइलैंड से काफी दूर जा सकते हैं। दोनों राफ्ट पर बैठ के निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर वही क्रीचर नजर आता है। वो घबरा जाते हैं और राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं, लेकिन क्रीचर नीचे से राफ्ट में घुसकर उन पर हमला कर देता है। ड्यूक फ्लेयर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर जेनी को पकड़ लेता है। जेनी चाकू निकालकर उस पर वार करती है। ड्यूक जेनी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। ये देख क्रीचर जेनी को छोड़कर ड्यूक को पकड़ लेता है और उसे अपने बड़े से हॉल में ले जाता है। जेनी किसी तरह तैरकर वापस आइलैंड पर पहुंच जाती है। ड्यूक की मौत का उसे गहरा दुख होता है, लेकिन वो क्रीचर का सामना करने का फैसला करती है। जेनी, मैं इसे मार डालूंगी। जेनी लकड़ियों से नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं लगते।
फिर वो कब्र खोदकर कंकाल से धारदार औजार तैयार करती है। वो क्रीचर को फंसाने के लिए झाड़ियों का एक घेरा बनाकर उसमें आग लगाने की योजना बनाती है। रात होते ही क्रीचर आता है और जेनी घेरा जलाकर उसे आग में फंसा देती है। फंसा हुआ क्रीचर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जेनी को पकड़ लेता है। जेनी लगातार उस पर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है। आखिरकार जख्मी क्रीचर गिर पड़ता है। जेनी मौका देखकर उस पर कई वार करती है और उसका गला काट देती है। जहां आग लगाई गई थी वो तेजी से फैलने लगती है। पूरा आइलैंड जलने लगता है। जेनी सांस लेते हुए, आग कोई ना कोई जरूर देखेगा। जेनी को यकीन हो जाता है कि आग देखकर कोई ना कोई मदद के लिए आएगा। इसी उम्मीद के साथ वो अपने बचाव का इंतजार करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।